ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू क्लाट पॉसिबल। फिर से हमारे पार्ट टू में स्प्रिंट टू क्लाट के पार्ट टू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आपके क्लाट के पेपर के लिए ये फर्दर पैसेज 10 से लेके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखिए अब टाइटन सिंक जो हुआ था ओशन गेट का, उसके रिलेटेड हमारा समुद्रयान मिशन है जिसके ऊपर हमें बहुत सारा फैक्ट डिस्कस करना है। जनवरी से लेके नवंबर तक में एक पर्टिकुलर स्कीम पे, पर्टिकुलर पॉलिसी पे, किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन पे जो भी न्यूज़ आई है वो हम आपके सामने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को 1.5 या 2x की स्पीड पे लगा के बस एक बार को सुनना है और अपने फैक्ट्स में, अपने नोट्स में गैप फिलिंग करनी है। वैसे तो आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स का यहाँ पे रिवीजन भी हो रहा होगा और बहुत सारी एडिशनल चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। जैसे यहाँ पे मारियाना ट्रेंच को डिस्कवर करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, डीप सी चैलेंज क्या है, डेविड कैमरॉन की मूवी जो कि समुद्रयान मिशन से रिलेटेड है, टाइटन सिंक से रिलेटेड है, वो क्या है। राइट, इस तरह की चीज़ें, वराहा सिस्टम क्या है, इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज में मिस हो गई होंगी, न्यूज़पेपर में था, जैसे मत्स्या का वेट कितना है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर आगे हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इंडिया इजिप्ट रिलेशंस, what is MENA, WANA and Middle East region and what it means, and sustainable development goals inside. All of this we are going to discuss because आगे हमारे पास कुछ पैसेजेस हैं जो कि स्प्रिंट टू क्लाट में हमने क्लास में प्रैक्टिस करे थे। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं क्लाट में, इस साल अगर कुछ पूछा जा सकता है तो इनसे पूछा जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में पैसेज 10 से लेके पैसेज 13 तक का सारा क्वेश्चन एज वेल एज सारा इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ 2x की स्पीड पे वीडियो को देखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा समय ज़ायर भी नहीं करना है, पर आपको नोट मेकिंग भी नहीं करनी है। बस आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। जो फैक्ट आपको लगे कि बहुत डिफिकल्ट है उसको याद करने का कोशिश करेंगे। The scientists in India preparing to undertake a dive similar to the one with the Titan submersible in an indigenous vehicle late 2024 say that multiple backup safety measures for the crew are already in place, though there may be reviews of the safety systems employed. The Titan, which was previously ferried tourists, which has previously ferried tourists to view the wreck of the Titanic buried 3,800 meters in the North Atlantic, lost contact with its mothership Dash on 17th of June. Unlike submarines that can stay underwater for months and independently travel between ports, submersibles are relatively low powered and must be ferried to a specific point in the sea by the mothership, from where they are lowered into the sea with the crew bolted inside. After the dive, the submersible resurfaces and the crew is brought back to the ship. The Titan consists of a carbon fiber sphere with titanium casing on the front and the back. There have been concerns on the use of carbon fiber and the vessel not being certified to the highest safety standards, and OceanGate, the company that manages Titan, has reportedly faced litigation in the past for these aspects. When we were in the planning stage, there was a proposal to use carbon fiber for our submersible, but we eventually firmly ruled it out and have insisted on a titanium enclosure, said G. Ramadas, Director Dash, Chennai, which is in the process of designing a submersible, Matsya 6000, that will take three Indians to a depth of 6,000 meters in the Indian Ocean at a point about 1,500 kilometers away from Kanyakumari. With revision edits from the Hindu, lessons for India, Titan's implosion. So remember this phenomena, the Titan imploded. What was the phenomena because of which Titan sank? It was implosion. Which among the following has been replaced as one in the passage? So it is asking you about the mothership. It is asking you about the mothership of Titan. Now, mothership of Titan was Solar Prince, right? What was La Atlante? This was a ship from France which went to rescue, or you can say rescue and search operations में गया था। ये कौन? ला अटलांटा, राइट। इसने अपना एक रोबोटिक आर्म वाला जो पर्टिकुलर यू कैन से शिप है डाला था, सबमर्सिबल्स डाली थी जिससे कि उसको ढूंढा जा सके, टाइटन सबमर्सिबल को। Which among the following institute is developing Matsya 6000 replaces to? So the answer is National Institution of Ocean Technology, NIOT,
NIOT Chennai. NIOT Chennai, right? National Institution of Ocean Technology. Which among the following is the correct statement with respect to India's Matsya 6000? Now, in this, what do we need to remember? So, the spherical shape is being given to it so that the pressure at each ocean depth is evenly distributed. This statement is correct. क्या पूछ रहा है आपको? Which of the following is the correct statement? The hull is made up of steel and carbon fiber. The hull is made up of steel and carbon fiber. No, the hull is made up of titanium. Why steel and carbon fiber? Because steel is will not be able to take that much pressure and may face an implosion. Whereas when we talk about carbon fiber is not really guaranteed. So carbon fiber plus titanium is a good metal, you can say, combination of material that can, because withstand heavy pressure, because at a depth of around 6 kilometers, when you're below the sea, no, underwater, huge pressure of water is there on the vessel. So the hull is designed to go to a depth of 500 meters only, and that is incorrect. The hull is designed to go basically 6 kilometers down, right? So only A option is correct. All of the time, whenever you see all of the above, please do not mark, अंधा नहीं mark करना है. Usually all of the above correct होता है, लेकिन आपको एक बार statements को ज़रूर पढ़ना चाहिए before you take an attempt. So only A is correct in this. Which among the following, which among the following uh, was the CEO of, who among the following was the CEO of OceanGate, the company which owned the Titan submersible? He's one of those who is dead in the infamous Titan implosion. And the answer is Stockton Rush. Which among the following country had provided Victor, a deep sea robot that can dive 6,000 meters to find Titan submersible? This has been provided by France, जिसका mothership था La Atlanta. इसका mothership क्या था? La Atlanta. Right? Coming to the next part, World Happiness Index 2023. United Nations adopted resolution 65 out of 309 titled Happiness Towards a Holistic Approach to Development in July 2011. They called on governments to impart greater importance to happiness and well being while pursuing social and economic development. In April 2012, what happened? April 2012, the Royal Government of Bhutan convened a high level meeting for global representatives on well being and happiness as a new economic paradigm. Bhutan's Prime Minister Jigme Thinley accepted the recommendation to appoint a commission for the same. He proposed that commission could perhaps co-owned by the UN and operate in collaboration with the body's Secretary General. Chaired by Mr. Thinley and economist Jeffrey D. Sachs, the first World Happiness Report was presented to review the evidence for the suggested theme of the meet. The United Nations General Assembly has also adopted Resolution 66 by 281, proclaiming March 20th as the International Day of Happiness, to be observed annually. The World Happiness Report is released every year on the same date. Bhutan has a self-devised gross national happiness index that assesses happiness and well-being of the population using 33 indicators under 9 domains. The rankings, called as World Happiness Index, uses both secondary and survey data in order to formulate the ranking. The parameters for assessment include GDP per capita in terms of purchasing power parity, and healthy life expectancy at birth, level of social support, generosity, perceptions on corruption, and freedom to make life choices. Life expectancy and general GDP per capita are computed from ready-made data from World Bank and World Health Organization, respectively. Right? So this is all about there. And why it is important? Because to an extent, your sample paper had a question. Your sample paper this year had a question, which we can say was directly from this particular Sprint 2 CLAT. So in Sprint 2 CLAT, there are two questions. There are two questions which you can say have a reflection in your sample papers of CLAT. And that is the importance of Sprint 2 CLAT question based exercise, that whatever we put here are from current affairs, newspapers, and everything. Holistic coverage of the news is there, so you will find a lot of reflection in your CLAT exam as well. See, also, I would say that just by doing this particular exercise, you are believing that an entire CLAT paper would go, the GK paper would be very nice. It is all the more not so easy, and it can't be really predicted, right? But the simple catch is that yes,
once you do this particular exercise, a lot of confidence will be there. And what if we get lucky and most of the paper is reflected? Usually in the CLAT pattern, it is seen that 70% of the paper, 70 to 80% of the paper is from the previous 6 months. But then again, that is not the rule. That is not the thumb rule that we are going to only abide by that guideline. So what I have tried here very conveniently is that from January 2023 till November 2023, whatever are the relevant aspects with respect to one particular topic, I have tried to cover it. In each of these questions, each question is a topic in itself. So those who are preparing for CLAT 2025 also will find relevance in this particular video, because this will serve you as a very, very important, you can say, pointer. It will give you a direction. Like we have DPSP in Constitution of India. So this is the DPSP for you to make your preparation aligned in such a manner that you are only focusing on the relevant facts. Which among the following countries have topped the World Happiness Index 2023? Now, as you know that Nordic countries are at the top always, right? So the answer is Finland. Which among the following statement is are correct with respect to India's position in the World Happiness Index? So let's read it. India has improved 10 positions from its position in 2021. So earlier it was around 135. Now it is 126. Uh, Basically, Indian Express had a mistyped news. It stated 125, which is incorrect. So from 2022 till 2023, it is roughly a jump of around 9 ranks. Has improved 10 positions from its position. Now this is creating a doubt, right? Sri Lanka, Nepal, and Bangladesh rank better than India in South Asian states, and that is also to an extent true. So C and D, what are we going to point out? So I would say that in the answer key, yes, C would be the correct thing, because roughly 10 has improved around, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था अराउंड, अगर 10 पोजीशंस लिखा होता तो हम मान लेते, बट द कैच इज यहाँ पे अराउंड नहीं लिखा है, सो विल गो विथ बी, विल नॉट मार्क सी, विल गो विथ बी, राइट? It's not 10 positions, it's 9 positions. Now this is a very precise information. लास्ट ईयर कितना न्यूज़ आया था, कितना रैंक आया था, तो ये बहुत ही प्रेसाइज इन्फॉर्मेशन, आपको इतना डिटेल में तो परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे यही है कि ये देखिए 135 से 125 जो है ये भी 10 पोजीशन है। अब 135 नहीं है, 136 है, तो हो गया 10 पोजीशन। तो यहाँ पे इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस देखिए, ये टेस्ट बेस्ड एक्सरसाइज है ना, ये टेस्ट पेपर है। ये टेस्ट पेपर में आप कह रहे हो कि सर टेस्ट पेपर ही में हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। देखिए क्लाट ना बहुत सिंपल पेपर है। क्लाट इतना डिफिकल्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बताता है, बिकॉज हर स्टेटमेंट अपने आप में एक फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। तो आप सेफ चलिए, बोथ ए एंड बी मार्क करके चलिए। 10 पोजीशंस के बारे में कह रहा है 2021 से हुआ है अभी तक, तो येस दैट्स करेक्ट, राइट? दैट्स ऑल्सो वेरी ट्रू, दैट्स ऑल्सो वेरी ट्रू। जस्ट रिमेंबर दिस। Which among the following organizations releases World Happiness Index? You know that it is United Nations Sustainable Development Solutions Network. Which among the following is incorrect with respect to World Happiness Report? Incorrect बताना है आपको। Israel being a disputed region is ranked at the 4th position. बहुत ही specific information हो गई। Baltic countries have gained topmost positions. African states are rising at a rate closer to Western European economies. Now just look at these two statements को छोड़िए, just look at this particular statement. What it is saying that the African states, now when I say African state, there are certain countries that should come in your mind. You will think about South Africa, which is a very leading country. Then you will think about Egypt. Then you might think about Sudan. Then you might also think about Nigeria, right? Now, in this, you should remember that African states cannot be rising at a rate closer to Western European economies. Western European economies means UK, France, Italy. These are very, 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 you can say, very top countries. Happiness report, absolutely not. C is incorrect. The report considers 6 key factors: social support, income, health, freedom, generosity, and absence of corruption. So, if you have read the passage, you will find that yes, this statement is correct. Now, C is outrightly negated, so we are not so sure about A and B, but C is galat, so that becomes the correct answer. C, you will mark it. 84. Which among the following banks have released the report EcoWar, which has denied India's position into 2023 World Happiness Index and has rather stated that India should have been ranked at the 48th position. Now, see, World Bank will not counter World Happiness Index. Also, you will find that World Happiness Index and report is basically taking what Bhutan considers as important, right?
Reserve Bank of India, Canara Bank, and State Bank of India. The answer is State Bank of India. Obviously, in these questions, odd one out will not work, and any sort of elimination technique will not work. If you know, you know. If you don't know, then you should not mark. Which among the following days celebrated as International Day of Happiness? And the answer is March 20th. If you have again read the passage, this becomes very much easier for all of us, right? So these are the two top two passages, and then we have Henley Passport Index, and then we have India-Egypt relations that we are going to discuss. So in India-Egypt relations, you need to understand that what are the places where Prime Minister Modi had visited and everything. So we'll start with first Titan Sink, and we'll start with the relevant, you can say, fact-based information that we need to have with respect to Matsya 6000 and everything. So you got to stick along with me in this particular video, and please make sure that you're watching the video in the 2x speed, and this is only going to help you revise very quickly. Today it is 28th of November, and we do have around 4 days left precisely, and I believe that you guys are into rapid revision right now. So even if you are not into rapid revision, you are just watching these videos, and let's say your GK preparation is zero. Let's say your GK preparation is zero and you're watching the Grand Prix series of CLAT Possible, which is being taken up by Priyanka ma'am. And if you are watching this Sprint to CLAT, this is Sprint to CLAT. So you see a founder, chairperson, or founder, not chairperson or founder, Satyam Sahai sir is a sports person by himself. So that is how we come up with these names. Whatever exercises, academic exercises we do, we try to keep it in light of sporting activities. All the more for a very simple reason that the competition, the spirit of competition, comes from sports, and a healthy competition that you are not going to give up even at the end of the line. So this is how sportsman spirit will come up. So that is why Sprint to CLAT. If you're watching all of these, which is being led by HVT, and that is me. So if you're just watching these videos, I believe that much revision shall be done. मतलब अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपका काफ़ी रिवीजन हो जाएगा इन्हीं से, और बाय गॉड्स ग्रेस, और अगर भगवान ने चाहा तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करते हुए भी दिखाई देंगी। तो आप ज़रा अब थोड़ा इत्मीनान से बैठिएगा और ज़रा देखिएगा न्यूज़ को ध्यान से। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इंडिया ने डीपेस्ट डाइव के लिए तैयारी कर ली है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी 6 किलोमीटर नीचे की इंडियन ओशन में डीप डाइव लेके जा रहे हैं। अब आप मत्स्या का ये फोटोग्राफ देख सकते हैं। सो ये टाइटन हल है, और आपको दिखाई देगा कि इसमें 3 लोग जो हैं, 3 मेंबर क्रू जो है वो बैठ सकता है, राइट। जेम्स कैमरॉन के यहाँ पे बात आ रही है। जेम्स कैमरॉन क्या है? कनाडा अमेरिकन फिल्म मेकर है। इन्होंने सबसे पहली बार टाइटेनिक जो मूवी बनाई थी, डीप सी चैलेंज ना, उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से 10 किलोमीटर नीचे की मारियाना ट्रेंच में जर्नी इन्होंने करी थी, द डीपेस्ट पॉइंट इन अर्थ सी बेड, 2012 में, अबॉर्ड द डीप सी चैलेंजर, राइट, अ सबमर्सिबल। इट्स इनक्रेडिबल। तो जेम्स कैमरॉन ने कहीं ना कहीं चैलेंजेस बताए थे कि जब आप इतना पानी के नीचे इतने बड़े प्रेशर को झेल रहे होते हैं, इतने डीपेस्ट ट्रेंच को जब आप देखने जा रहे हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। और जब आप ये नाम देखेंगे आनंदा रामदास, तो आपको दिखाई देगा कि ये प्रोजेक्ट के एक तरीके से डायरेक्टर की तरह काम कर रहे हैं मत्स्या को बनाने में, ठीक है। और हमारा जो मिशन है वो है डीप ओशन मिशन। इस डीप ओशन मिशन में, जिसको हम डॉम के नाम से जानते हैं, डीप ओशन मिशन डॉम, ये किसके अंदर है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर है। किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर है। टोटल एलोकेशन 8,000 करोड़ का है, लेकिन अभी तक 4,000 करोड़ रुपए जो है वो बजटरी एस्टिमेट्स में दिखा दिए गए हैं, 4,000 करोड़ की इतना लगेगा। और 2024 के एंड तक हम लोग मे बी जाने वाले हैं, और ये क्रूड मिशन होने वाला है, क्रूड मिशन। तो ये ओशन एक्सप्लोरेशन का मिशन है। 75,000 किलोमीटर्स, 75,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इंडिया को ग्रांट किया है ना, फॉर एक्सट्रैक्टिंग पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। अब जब टाइटन सबमर्सिबल एक प्राइवेट टूरिज्म वाला सबमर्सिबल 3.8 किलोमीटर्स नीचे जब गायब हो गया, तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए कुछ लेसन्स थे उसमें। तो मारियाना ट्रेंच के ऊपर डीप सी चैलेंजर मूवी है 2012, किसने बनाई है? डेविड कैमरॉन ने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस की हम बात कर लेते हैं पूरी दुनिया में।
तो यहाँ पे एलेटियन ट्रेंच आपको दिखाई देगा नॉर्थ अमेरिका के पास, देन प्यूर्टो रिको ट्रेंच आपको दिखाई देगा, देन यू विल फाइंड पैसिफिक अंटार्कटिक रिज, साउथ वेस्ट इंडियन रिज, मिड इंडियन रिज, राइट, मारियाना ट्रेंच जो कि आपको यहाँ पे पैसिफिक ओशन के पास दिखाई देगा, फिलीपीन ट्रेंच, जावा ट्रेंच, साउथ ईस्ट इंडियन रिज एंड कर्माडाक टोंगा ट्रेंच विच इज़ नियर बिलो ऑस्ट्रेलिया। नाउ इंपॉर्टेंट ओशंस में जो इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। सो प्योर्टो रिको ट्रेंच आपको दिखाई देगा अटलांटिक ओशन में है, और मोलॉय होल जो है आर्टिक ओशन में है। देन आपको पैसिफिक में मारियाना ट्रेंच दिखाई देगा, जावा ट्रेंच आपको इंडियन ओशन में दिखाई देगा, और साउथ सैंडविच ट्रेंच आपको सदर्न ओशन में दिखाई देगा। ये इंपॉर्टेंट और डीपेस्ट पॉइंट्स हैं हमारे ओशन वाटर्स में। यहाँ पे जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं यही हैं रामादास, और इन्होंने ही बताया है कि ये जो इंडियन ओशन में 2025 तक हम लोग नीचे जा सकते हैं। द हिंदू से फोटोग्राफ है। वाई इज आफ्टर ऑल इंडिया इंटरेस्टेड इन द मिशन, राइट। तो इंडिया का जैसे स्पेस प्रोग्राम था जिसमें हम बात करते थे कि यार कोल्ड वॉर में, कोल्ड वॉर क्या था, अमेरिका और यूएस के बीच में, जब अमेरिका और रशिया के बीच में रेस लगा था स्पेस को सबसे पहले कौन पाता है, तो रशिया ने स्पुतनिक चालू किया था, अमेरिका ने अपोलो चालू किया था। लेकिन इंडिया के साथ जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है या ओशन वाटर का एक्सप्लोरेशन है वो किसी से रेस नहीं लगी है, वो प्रैक्टिकल चीज़ है कि हम देखना चाहते हैं कि सी बेड में हमारे पास कितना पोटेंशियल है और कौन कौन से प्रेशियस मेटल्स हैं जो हम निकाल सकते हैं, और मरीन बायोडाइवर्सिटी को हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या उसका कोई इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो उसी सिलसिले में समुद्रयान बनाया गया है। समुद्रयान का बेसिक पर्पस क्या है, एक्चुअली गगनयान मिशन का क्वाइट कॉन्टेम्प्रेरी है बट ऑपोजिट है। गगनयान ऊपर जा रहा है, समुद्रयान नीचे जा रहा है। इसरो ने क्रूड मिशन अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। 6000 मीटर्स में जो वेट ऑफ वाटर होता है दैट विल बी नियरली 600 टाइम्स, राइट, एंड विच विल मेक द प्रेशराइज्ड हल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सबमर्सिबल। अब एयर मिशंस में, स्पेस मिशंस में इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप क्रू की सेफ्टी को मेंटेन रखिए, बिकॉज एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत रहते हैं। लेकिन जब भी हम अंडर वाटर जा रहे होते हैं तो एक्सप्लोजन के चांसेस नहीं रहते, इम्प्लोजन के चांसेस रहते हैं, चीज़ें प्रेशर की वजह से पिचक सकती हैं। तो पहले एनआईओटी ने स्टील का हल बनाने की कोशिश की, बहुत बार उसको टेस्ट किया, लेकिन स्टील जो है स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन मरीन एनवायरनमेंट में कोरोजन फेस कर सकता है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। तो उसी लिए कुछ ऑल्टरनेटिव मटेरियल की बात हुई थी, और यहाँ पे इसरो ने मदद करी है एनआईओटी की, राइट। इंडिया में नो कॉमर्शियल फैब्रिकेटर्स इन इंडिया वर केपेबल ऑफ फैशनिंग सच अ टाइटेनियम हुल एंड एनआईओटी हैज फाउंड एन अलाई पर्टिकुलरली इन इसरो। एनआईओटी ने इसरो से मदद ली। इसरो ने हमारे को टाइटेनियम हल बनाने में दिया है। 60% ऑफ द सबमर्सिबल जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि हम लोगों ने बाहर से लिए हैं। अब जो बात करें सॉफ्टवेयर की, कि जो मत्स्य की लोकेशन जो बताएगा वो भी एनआईओटी ही डेवलप कर रहा है, सॉफ्टवेयर भी। एनआईओटी ने कई सारे क्रूड सबमर्सिबल एक्सपर्ट्स जो बाकी देशों ने किया है, जैसे कि जापान, रशिया, फ्रांस, ये सब अपने अंडर वाटर क्रूड मिशंस ले जा चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम नीचे जाएं, डिसेंट जाएं, ऊपर जाएं, एसेंट एंड डिसेंट में इन कंट्रीज की मदद ली है, राइट। कैमरॉन हु डिसेंडेड सोलो मत्स्य एंटायर जर्नी विल बी फिल्म्ड बाय अराउंड 12 कैमरास जो कि 360 डिग्री व्यूज देंगे, राइट। अगर इमरजेंसी आ जाए तो 96 आवर्स का ऑक्सीजन सप्लाई होगा। 25 टन का है मत्स्य। मिर वन एंड मिर टू सबमर्सिबल्स जो है ये डीप ओशन चैलेंजर शिप से निकले थे और टाइटेनिक के एक्सप्लोरेशन में इन्होंने मदद करी थी, राइट, राइट। सो कैमरॉन, क्लासिक कैमरॉन की मूवी से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं। और ऑक्सीजनेटेड चेम्बर्स हैं, 96 आवर्स तक के लिए क्रू को ज़िंदा रख सकते हैं। एक ड्रॉप वेट सिस्टम भी है कि मान लीजिए अगर 25 टन का कुछ मत्स्य में कुछ इमरजेंसी आ जाए तो वो तुरंत क्या करेगा, वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन वराहा के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। 5270 मीटर्स में हमने हमारा माइनिंग कैपेसिटी ऑलरेडी चेक कर लिया है। माइनिंग सिस्टम हमारा जो है, जो रोबोटिक आर्म को इस्तेमाल करके चीज़ों को, मिट्टी को समुंदर के नीचे इकट्ठा करता है, वो वराहा ने ऑलरेडी कर दिया है। अभी न्यू इंडिया 2030 डॉक्यूमेंट आया था जिसमें ब्लू इकोनॉमी को 6 कोर ऑब्जेक्टिव की तरह बताया गया है। 2021 से 2030 को 2021 से 2030 को यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ ओशन साइंस भी कहा गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कई सारे समय पे इंडिया ओशन के पोटेंशियल को सस्टेनेबल तरीके से हार्नेस करने की बात करी है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो कंट्री के डेवलपमेंट में।
डीप ओशन मिशन की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के कंटेक्स्ट में कुछ 9 मिशंस हैं, जिसमें से एक बहुत बहुमूल्य इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इज डीप ओशन मिशन, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे ओशन में रहने वाले रिसोर्सेज को सेफ एंड साउंड तरीके से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करता है, ब्लू ट्रेड के बारे में है और ब्लू मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने कई सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन किया है। सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विसेज, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, राइट, जहाँ पे हम डीप ओशन मिशन को क्या कर रहे हैं, मदद दे रहे हैं। डीप ओशन मिशन प्रोग्रेस इज क्लोजली मॉनिटर्ड बाय स्पेशल काउंसिल्स एंड कमिटीज comprising experts. The decision to target a depth has a strategic significance because polymetallic nodules जो हैं और polymetallic sulfides जो हैं, they are going to be extracted. Now, International Seabed Authority has allocated 75,000 square kilometer in the region of Central Indian Ocean and additional 10,000 square at 26 degree south to India for this particular purpose. Right, and to which country we have surrendered? We have surrendered basically to Pakistan, the remaining 75,000, क्योंकि वो कह रहा था कि वो उसके लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ इफेक्ट कर सकता है, राइट। तो अब अगर हम बात को देखें तो ये वराहा के अचीवमेंट्स क्या हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी को 1993 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसने साइंटिफिक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस दिए हैं और सिस्टम रिलेटेड इश्यूज से, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बीच रिस्टोरेशन में मदद की है, बॉय ऑब्जर्वेशंस जो कि ओशन करेंट्स को मैनेज करते हैं, ऑल ऑफ दिस। पोलर रीजन्स और लेक्स में किस तरीके से हम व्हीकल्स जो हैं वो बना सकते हैं, पर्टिकुलरली एनआईओटी ने मदद करी है, राइट। तो इसीलिए एनआईओटी जो है 1993 में स्टैब्लिश हुआ था। इट ऑपरेट्स ऑन द फ्लेक्सिबल राइजर टेक्निक। वराहा की बात करें तो हमारा खुद का डीप ओशन माइनिंग व्हीकल है वराहा। ये माइनिंग व्हीकल है नॉन ह्यूमन, मतलब इसमें कोई इंसान नहीं जाता है। वराहा जाता है, एक रोबोट टाइप का है जो कि मिट्टी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है ओशन बेड से। लेकिन मत्स्य 6000 कैसे अलग है? पहली बात तो उसकी डेप्थ, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है, ये 5.5 किलोमीटर ही नीचे जा चुका है, मत्स्य 6 किलोमीटर तक नीचे जाएगा। और मत्स्य में आदमी होंगे, राइट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्फ प्रोपेल्ड है। सेल्फ प्रोपेल्ड है मतलब खुद से चलता है, राइट। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। पोजिशन एट द प्री सर्वेड मिनरल रिच साइट, वराहा यूजेज द हाई प्रेशर पंप सिस्टम टू फैसिलिटेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ polymetallic nodules. These nodules are pumped from the ocean bed to the surface ship. Last year, NIOT successfully conducted deep sea locomotion trials of Varaha at a depth of 5,270 meters in the central Indian Ocean. Right? और करीब 2.5 घंटे के बाद ये जो शिप है ये वापस आ गया। अब बात करें सबसे पहले तो डेविड कैमरॉन की मूवी के ऊपर तो हमने डीप सी चैलेंज और उसकी मूवी के ऊपर तो हमने पूरा फैक्ट देख लिया, लेकिन मारियाना ट्रेंच और वराहा के बारे में भी जान लिया। लेकिन मारियाना ट्रेंच को सबसे पहली बार ढूंढा किसने था, ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है, और ये मोस्ट प्रोबेबल एरिया भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन क्लैट में स्टैटिक के रूप में देखे जाते हैं। सो स्टैटिक की तरह ये क्वेश्चन क्या है, आपके सामने आ सकता है। तो टाइटन सबमर्सिबल जो जो डूब गया, वो एक्चुअली न्यू फाउंडलैंड कनाडा के आसपास में कहीं पे डूबा है। उसको कनाडा और फ्रांस जो है दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, सर्च करने में, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तीनों सर्च करने में मदद कर रहे हैं। जो सबमर्सिबल जिसने कि मरियाना ट्रेंच को डिस्कवर किया वो ट्रीस्ट सबमर्सिबल था 1960 में। जैक पिकर्ड एंड डॉन वॉल्श, ये नाम याद रखिएगा। जैक पिकर्ड की फोटोग्राफ ये है, द सोर्स इज विकीपीडिया। Jack Pickard and Don Walsh on board, there have been no fatal or injurious accidents involving submersible lives. Jack Pickard, who was a Swiss oceanographer and an engineer, was known to have developed underwater submarines for studying ocean currents. In the Challenger Deep, he and Lieutenant Don Walsh of the US Navy were the first people to explore the deepest known part of world's ocean, the deepest known location on the surface of the Earth's crust, that is the Mariana Trench, located in western North Pacific Ocean. International Seabed Authority is a body under United Nations Convention on Law of Sea 1982, UN closed. United Nations Convention on Law of Sea has allocated 75,000 square kilometers in the Central Indian Ocean Bed region CIOB to India to do exploratory mining. Right? Basically, there are 380 million tons of such nodules which are comprising of copper, nickel, cobalt, and manganese. Now, these particular metals are very much used in automotive industry and engineering.
goods. India is the world's one of the world's largest exporters of these tools, right? So Union Cabinet has approved in 2022 4,000 crore ka deep ocean mission to be piloted by Ministry of Earth Science, and this is the parent organization of NIOT, right? United Nations has also passed a recently treaty where by 2030 this is called as High Seas Treaty, Treaty on High Seas, High Seas Treaty, where we are saying that the 30% of the world's ocean shall be protected, shall be brought under conservation. If you can look into this particular map, you will find that this is the exclusive economic zone, or you can say how the water is being, you can say, separated and distributed. This belongs to entire Bangladesh, and this again Indian exclusive zone around Andaman and Nicobar. How Sri Lanka has taken up this particular water, and Ceylon Plain also belongs to Sri Lanka like this. So we have a clear already a roadmap which is already designed by International Seabed Authority as well as in UN clause. The High Seas Treaty, as it is known, seeks to conserve marine environments and regulate mining and commercial prospecting in the high seas or parts of the ocean that are beyond the zone where a country has exclusive operating rights. Clear हो गया? Now, what was the catastrophic implosion of the Titan submersible? सो 4 दिन के ढूंढने के बाद जब ये सबमर्सिबल नहीं मिला, विक्टर 6000 जो है वो फ्रांस का रोबोट जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में टाइटन सबमर्सिबल के इन्वॉल्व था, वो 6000 मीटर गया जा सकता था। देखा जाके उसने पोलर प्रिंस से टाइटन सबमर्सिबल अलग हुआ था, ला अटलांटा रेस्क्यू करने गया। तो विक्टर 6000 ने फाइनली बोला कि ये हमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, और टाइटन सबमर्सिबल 1 घंटा 45 मिनट हुआ था पोलर प्रिंस से अलग हुए, उसके बाद से उसके डिस्ट्रेस सिग्नल जो हैं आने लग गए, राइट। फिर आप देख सकते हैं ये जून में किस तरीके से द हिंदू ने अलग अलग समय पे एक ही न्यूज़ को कवर किया है। ये जून 23 का मामला है और ये जून 22 का, यानी 2 दिन लगातार द हिंदू में जो खबर आई है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसको इस तरीके से हम कैच करते हुए चल रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप कुछ चीज़ भूले ना, राइट। जून 18 को ये सबमर्सिबल जो है वो मिसिंग हुआ। जून 17 को एक्सीडेंट हुआ, जून 18 को मिसिंग उसको डिक्लेयर कर दिया गया। और ये रॉयल मरीन स्टीमर टाइटैनिक के आजू बाजू में कहीं पे डूबा है 1 घंटा 45 मिनट की जर्नी के बाद। यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडियन अथॉरिटीज़ जो हैं एरोप्लेन्स और बोट्स लगा लगा के सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके इनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। टाइटन के पास भी 96 आवर्स का लाइव सपोर्ट था 5 लोगों की क्रू के लिए, राइट। स्टॉकटन रश इज द सीईओ ऑफ ओशन गेट इनकॉर्पोरेशन, ही वाज आल्सो वन ऑफ द पर्सन्स, 5 लोगों में से वो भी एक थे जिनकी मौत हो गई है। अब कह रहे हैं कि ये जो टाइटन है, जो भी गया एक्सपीडिशन करा रहा था, प्राइवेट लोगों को लेके जा रहा था, तो एक इंटरनेशनल गाइडलाइन है जिसको कहते हैं नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस फॉर रिसर्च एक्सप्लोइटेशन या एक्सप्लोरेशन, NOAA, दैट इज नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा था। RMS टाइटैनिक को यूनेस्को ने अंडर वाटर वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्कवर कर दिया है, तो उसको भी डैमेज ना हो, तो सभी प्रोटोकॉल के चलते चल रहा था। अब मरने वाले लोगों में ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश हैं, हमीश हार्डिंज हैं, शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद, और टाइटैनिक के रिसर्चर पॉल हेनरी नार्गुलेट। ये 5 लोग हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठे। बड़ा ही महंगा एक्सपीडिशन था, $250,000 पर पर्सन का ये एक्सपीडिशन था, राइट। बुढ़ी तो नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, ऐसे इंपॉर्टेंट डेज भी हमें याद रखने चाहिए जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक्स। तो वर्ल्ड ओशन डे कब मनाते हैं? 8 जून को मनाते हैं, है ना। इस बार की थीम क्या है? द थीम इज प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग, यू नीड टू रिमेंबर दिस। प्लैनेट ओशंस टाइड्स आर चेंजिंग, राइट। UN is joining forces with decision makers, indigenous leaders, scientists, and private sector executives, all the more for whatever the challenges that ocean is facing right now, right? Now, this is with respect to, this particular fact is with respect to a discovery of Titanic also. So, we had discovered Titan submersible Singh, we had discovered Matsya, we have discovered Deep Ocean Mission. Now, we have also discovered who was the first person, Don Walsh and Peaks Rickard. So, we had also understood David Cameron, and the first person to discover, to deep dive into Mariana Trench. Now, what are we going to do is, we are going to look into who is the person who discovered the wreckage of Titanic.
So it is on 15th of April 1912 that Titanic collided with an iceberg and submerged. It was a British passenger liner, and the Titanic tour takes place about 380 nautical miles south of Newfoundland. That is not relevant, but 15th April 1912 is a date. British passenger, right? Now there was this another ship which came 80 minutes later for the rescue, and 1500 से कम लोग, मतलब कुछ हजार लोग बचाए भी गए थे। कारपैथिया उस शिप का नाम था। कारपैथिया नाम का शिप तुरंत रेस्क्यू करने के लिए आ गया था। अटलांटिक ओशन में ये हादसा हुआ है, राइट। द प्रॉब्लम इज टाइटैनिक डूबा जब ना, तो उसको काफ़ी साल तक, 1912 में डूबा, लेकिन काफ़ी टाइम तक उसको ढूंढा नहीं जा सका, बिकॉज ये लगभग लगभग 2 किलोमीटर नीचे जाके कहीं बैठा हुआ था। और 2 माइल्स, 2 किलोमीटर नहीं, 3 किलोमीटर प्लस हो जाता है 2 माइल्स। तो इतना उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं था कि हम इतना नीचे जाके गोते लगा के ढूंढ सकें। ठीक है, प्रिमिटिव डाइविंग टेक्नोलॉजी थी, और उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि कैसे ढूंढे। लेकिन एक अमेरिकन एक्सप्लोरर है जिसका नाम है रॉबर्ट बालार्ड। क्या नाम है? रॉबर्ट बालार्ड। ये रिटायर्ड नेवी ऑफिसर थे जिन्होंने टाइटन के रेक को ढूंढा, और 1977 में पहला अटेम्प्ट लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, राइट। अब अप्रैल 15 2012 को, 100 साल बाद, टाइटैनिक के रेक को यूनेस्को ने अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज घोषित कर दिया। ठीक है, अंडर वाटर। तो आप ये रॉबर्ट बालार्ड को याद रखिएगा, ही टुक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ टाइटैनिक, राइट। ना व्हाट हैपेंड, ओशन गेट की अच्छा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ओशन गेट में हमने पढ़ा था ना कि उसको पहले स्यू किया जा सका है। ओशन गेट को उसके सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से, टाइटन के सेफ्टी की वजह से लोग पहले से ज़्यादा केस कर चुके हैं। तो 2018 में ओशन गेट के एम्प्लॉय डेविड लॉकरिज ने ओशन गेट पे केस किया था। ओशन गेट ने फिर इनको निकाल दिया, राइट। उन्होंने कहा था कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से कंप्लेन करने के बाद ये बताया उन्होंने कि टाइटन सबमर्सिबल इज़ नॉट सेफ। उन्होंने कहा कि जो टाइटन सबमर्सिबल है उसको बेटर टेस्टिंग करके, उसके हल को और बढ़िया करके तब भेजना चाहिए डाइव डाइव के लिए। लेकिन ओशन गेट ने क्या कर दिया, बदनामी के लिए इन्हीं को स्यू कर दिया और डेविड लॉकरिज को निकाल दिया। तो डेविड लॉकरिज वो एम्प्लॉय थे। अब ये हमीश हार्डिन साहब हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इंडिया के प्रोजेक्ट चीता में, ये पायलट हैं बेसिकली, इंडिया के प्रोजेक्ट चीता में ये 8 चीता जो हैं, ये फ्लाई करके लेके आए थे नामीबिया से, राइट। तो ये ब्रिटिश बिजनेसमैन है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया था इन्होंने। और साउथ पोल मल्टीपल टाइम्स ही हैज़ विजिटेड। 2012 में ब्लू ओरिजिन की 5th फ्लाइट में भी ये गए थे। कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी इन्होंने बनाए हैं, जैसे लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंड करा है इन्होंने ओशन डेप्थ में, मारियाना ट्रेंच की बात करें तो इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग जो हैं एक साथ खत्म हुए। अच्छा, डीप ओशन मिशन में वापस आते हुए क्या माइन करेंगे, तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स माइन करने वाले हैं। ये पोटैटो जैसे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जिनमें मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर और आयरन हाइड्रोक्साइड होगा, राइट। 6 किलोमीटर की डेप्थ में ये कुछ मिलीमीटर के, कुछ सेंटीमीटर के छोटे 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 क्या है, पत्थर हैं। इनको हम लोग यूज़ कहाँ कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, स्मार्टफोन्स में, बैटरीज में और सोलर पैनल्स में। यानी हमारे यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन की जो बात चल रही है क्लाइमेट चेंज में, उसमें डीप ओशन मिशन काफ़ी सहायक होने वाला है। अगर सक्सेसफुल हो गया तो अंडर अंडर सी वाटर की माइनिंग स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आईएसए के बारे में ये पता होना चाहिए आपको कि ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1982 यूएन क्लोज के अंदर, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है क्लैट में। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि इंडिया दुनिया का पहला देश है जिसको 1987 में पाइनियर इन्वेस्टर बोला गया है। यानी कि सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में वो बहुत तेज़ी से इन्वेस्ट कर रहा है माइनिंग करने के लिए। तो उस टाइम पे 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इसको अलॉट किया गया था 1987 में। लेकिन फिर 2012 में क्या, 2002 में क्या हुआ, इंडिया ने आईएसए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और 50% अपना जो एरिया है वो सरेंडर कर दिया, राइट। और ऑलरेडी इंडिया मत्स्य के पहले जो आपने देखा कि आपने विराहा सिस्टम देखा था माइनिंग का, इंडिया ऑलरेडी एक रिमोटली ऑपरेबल सबमर्सिबल रोसुप 6000 बना चुका है जो कि 6 किलोमीटर नीचे जा सकता है। ठीक है, उसको 5289 मीटर्स नीचे भेजा जा चुका था। क्या करने के लिए? इन सितु सॉइल टेस्टिंग करने के लिए, है ना।
जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए 2017 में हुआ ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बैकड्रॉप बना कि अब हम ह्यूमंस को नीचे भेजने वाले हैं। तो आपको याद रखना है वराहा सिस्टम, ये माइनिंग सिस्टम है, सेल्फ प्रोपेल्ड है तो रोबोट है एक तरीके से। और ऑलरेडी एक तरह का पनडुब्बी बना चुके थे जिसका नाम है रॉसुप 6000। ये प्रीडिसेसर है किसका, मत्स्या का प्रीडिसेसर के रूप में आप जानिएगा इसको, राइट। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस रूट्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग कॉपर निकल एंड कोबाल्ट फ्रॉम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। अब कह रहे हैं कि ये आप ले तो आओगे पत्थर, वो छोटे छोटे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, उससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कौन करेगा? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, ये याद रखना है आपको। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नाम की कंपनी उदयपुर जो है वो 500 किलोग्राम के नोड्यूल्स पर डे को प्रोसेस करेगी और मेटल्स को उसमें से अलग करेगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का पूरा प्रोजेक्ट है। और फर्दर स्टडीज हैव हेल्प्ड नैरो द माइनिंग एरिया टू 18,000 स्क्वायर किलोमीटर विच विल बी द फर्स्ट जनरेशन माइन साइट। 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में 18,000 स्क्वायर किलोमीटर को फर्स्ट जनरेशन माइन साइट की तरह डेजिग्नेट कर दिया गया है। इस पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कौन सा मेटल मिलने वाला है? मैंगनीज मिलने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे लगभग आपको कॉपर और निकल जो है दिखाई देगा, और बहुत ही कम मात्रा में कोबाल्ट दिखाई देगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज और ईवी ट्रांजिशन में हमारी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। अब ये पूरा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा देखिएगा, ऊपर जो आपका पेरेंट शिप है, ये पेरेंट शिप है आपका यहाँ पे, इससे एक पूरा का पूरा सिस्टम जाएगा पाइप का, ठीक है, जो कि यहाँ पे सी फ्लोर कलेक्टर जो है वो काम यहाँ पे मूव कर रहा है। और जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ना, जब ये मूव करेगा तो खूब सारा रेत उड़ेगा, तो रेत को नीचे करने के लिए पानी डालेंगे यहाँ पे, पानी का ऊपर से, पानी के अंदर ही पानी का प्रेशर होगा ताकि रेत उड़े नहीं, बैठ जाए तुरंत। तो ये वाली चीज़ें दोनों आपको दिखाई देगा, ऐसे चीज़ें इसको कहते हैं सेडिमेंट प्लूम कहते हैं। जो नीचे से ओशन बेड से जो रेत निकलेगी जब उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उसको सेडिमेंट प्लूम कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडियन ओशन बेल्ट, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को पैसिफिक ओशन में भी आइडेंटिफाई किया गया है, जिसको हम क्लैरियन क्लिपर्टन जोन के नाम से जानते हैं। तो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की बात करें तो 15 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्लोरेशन के लिए दिया है, राइट, पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स और कोबाल्ट रिच फेरोमैग्नेस क्रस्ट को करने के लिए। इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 5 मोर ईयर्स के लिए 2022 में, राइट। यू नीड टू रिमेंबर दिस। So you can easily understand China, France, Germany, Japan, South Korea, Russia. These are the countries, right, that have joined the race for deep sea mining, and there are also island countries like Cook Islands and Kiribati. अब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट इट्स अ गुड टू नो फैक्ट ना। कुछ फैक्ट्स होते हैं जो बस आपको पता होने चाहिए। इट्स अ गुड टू नो फैक्ट। व्हाट विल बी द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट? तो डीप सी माइनिंग का ऑब्वियसली आप समुंदर में ओशन बेड को अगर माइन कर रहे हैं तो उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो होंगे ही होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंट प्लूम्स जो होते हैं, यानी कि जो ओशन बेड पे जो अब रेत है ना, ओशन बेड पे जो रेत है वो उठेगी और वो मरीन लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है, धूल के कण जो है फैल सकते हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन, आपको पता है आईयूसीएन एक बॉडी है जो कि लिस्ट ऑफ स्पीशीज मेंटेन करती है ना, लिस्ट ऑफ स्पीशीज मेंटेन करती है, जिसको हम रेड लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड लिस्ट, राइट। उन्होंने कहा कि ऐसे इतनी गहराई पे, समुंदर के इतनी गहराई पे ना, बहुत सारे ऐसे स्पीशीज होते हैं जो पुअर ऑक्सीजन और पुअर सनलाइट और हाई प्रेशर और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, है ना, काम करते हैं। बट these mining expeditions can make them go extinct even before they are known to science because of these explorations and everything. So the deep seas biodiversity and ecology जो है अभी पता भी नहीं है हम लोग को कितनी है, तो एक्सप्लोर करने पे पता चलेगी। और अगर हमने माइनिंग कर दी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उससे हमारी स्पीशीज़ के सर्वाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए गाइडलाइंस जो हैं वो प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह की गाइडलाइंस जो है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बना दी गई हैं, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑलरेडी देयर, राइट, लेकिन ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन गाइडलाइंस है। अब क्या है कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ नए सेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन गाइडलाइंस, ये एक्सप्लोरेशन गाइडलाइंस है कि इस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अब आपको माइनिंग करनी है ओशन बेड में जाके तो उसके लिए नए सेट ऑफ गाइडलाइंस की ज़रूरत है, यानी कहीं ना कहीं अभी रेगुलेशन नहीं है। तो
तो सेडिमेंट प्लूम्स के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ। फिल्टर फीडर्स को अफेक्ट करेगा अपर ओशन में। और फिर इसी में आप याद रखिए कि एडिशनल कंसर्न्स ये भी हैं कि जो नॉइस और लाइट पोल्यूशन होगा माइनिंग से, ऑयल स्पिल्स जो होंगे, तेल जो बहेगा ऑपरेटिंग व्हीकल से, उससे भी नुकसान हो सकता है। इसी के कंटेक्स्ट में इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 22 मई को मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, बी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शंस, राइट। अच्छा, अब क्योंकि हम लोग ने बात करी वर्ल्ड ओशन डे की 8 जून की, वर्ल्ड ओशन डे 8 जून की हमने बात करी है, टाइड्स आर चेंजिंग। तो इस बार कुछ ओशंस के साथ 8 जून 2023 को बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आए थे जो कि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब आपको फोटोग्राफ ये दिखाई दे रही होगी, लुक एट दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफ। आपको दिखाई देगा कि ओशन का एक बहुत बड़ा पैच जो है वो गार्बेज से घिरा हुआ है। और इस पर्टिकुलर पैच को क्या कहा जाता है? नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल जायर, NPSG। एक तरीके से इसने इस ओशन के ऊपर सरफेस बना दिया है। इसको ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच भी बोलते हैं। और पूरी जो कोस्टल लाइफ है, कुछ कोस्टल स्पीशीज हैं, राइट, जो कि सरवाइव कर रही हैं, रिप्रोड्यूस कर रही हैं इस प्लास्टिक राफ्ट पे। आर्टिफिशियल प्लास्टिक राफ्ट समझ रहे हैं आप? तैरता हुआ बहुत बड़ा सा सरफेस बन चुका है ये, राइट। इट इज़ द मोस्ट हेविली polluted plastic ocean gyres on the globe, राइट। नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर। नाउ साइंटिस्ट ने कहा कि कुछ ऐसी कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ऐसी कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक राफ्ट्स जो प्लास्टिक की वजह से हो रहे हैं, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स का डेबरी जो है ओशन में तैर रहा है, उस पे सर्वाइव कर रही है। उस कम्युनिटी को क्या कहा जाता है? नियोपेलागिक कम्युनिटी। दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी इज लिविंग ऑन द पैसिफिक साइड, coastal community, right? Now they are not misplaced, but they are living on plastic items in the garbage patch, including reproducing there. Now this particular community is called as neopelagic community, a community for मतलब biodiversity एक तरीके की है, right? ये चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। उसी के कंटेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हु इज़ नोन एज द मैंग्रोव मैन फॉर इंडिया, TP मुरुकेसन। TP Murugesan is known as the mangrove man for India. You can know him. He is known for planting thousands of mangrove trees across Kerala. मैंग्रोव्स क्या देते हैं आपको? एक्चुअली क्लाइमेट चेंज की वजह से जब ओशन का लेवल बढ़ेगा ना, तो मैंग्रोव्स एक तरीके से बफर का काम करेंगे, पानी को ज़मीन में आने नहीं देते हैं। सुनामी वनामी होती है, टाइडल फ्लड्स होते हैं, तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। इनको नेचुरल बैरियर्स कहा जाता है, राइट। तो इन्होंने बफर बनाया है बहुत ज़्यादा राइजिंग वाटर्स और अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए। मैंग्रोव मैन ऑफ इंडिया, TP मुरुकेसन, TP मुरुकेसन। वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये पर्टिकुलर प्रिडिक्शन है कि जो सी लेवल है ना, 4.5 मिलीमीटर्स से हर साल बढ़ रहा है। 2013 से लेकर 2022 के बीच में देखा गया कि 4.5 मिलीमीटर्स पर ईयर सी वाटर राइज हो रहा है। ऑब्वियसली बिकॉज ग्लेशियर जो है बहुत तेज़ी से मेल्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, तो इसी साल सेलेस्तो साउलो ऑफ अर्जेंटीना, शी इज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO। याद रखिएगा ये बात को, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO सेलेस्तो साउलो। TP मुरुकेसन, मैंग्रोव मैन ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ और डिग्निटरीज हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, राइट। और यूनाइटेड नेशंस ने जो है ग्लोबल हाई सी बायोडाइवर्सिटी पैक्ट बनाया है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जहाँ पे 30% को लैंड और वाटर को बचाना है एंड ऑफ द डिकेड में। टारगेट नोन एज 30/30, विच इज वॉज एग्रीड इन मॉन्ट्रियल इन December 2022। A very little of the high sea is subject to any protection. Number of issues such as pollution, acidification and overfishing pose a threat. तो UN क्लोज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के ऊपर मैंने आपको बहुत दफ़ा समझाया है, फिर से बता देता हूँ कि पानी को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो इफ़ दिस इज़ लैंड, राइट, तो यहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक ये जो एरिया होता है, दैट एरिया इज़ कॉल्ड एज टेरिटोरियल जोन। यू हैव अ राइट ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया। देन 24 नॉटिकल माइल्स तक जो जोन होता है, इसको हम कहते हैं कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन में आपके पास ये आपका फिशिंग राइट है, यहाँ पे राइट टू सेफ पैसेज है, कोई भी इंटरनेशनल शिप चुपचाप से यहाँ से निकल सकता है। लेकिन आपका ये आप किसी की अरेस्ट नहीं कर सकते कंटिगुअस जोन में। आपके पास पेट्रोलिंग राइट्स जो होते हैं, पेट्रोलिंग राइट्स एक तरीके से
यहाँ पे नहीं होते हैं। फिर 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल्स की बात करें तो यहाँ पे होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और यहाँ पे अगर कोई भी रिसोर्स अगर आपको मिला, लेट्स से यू फाउंड ऑयल एंड एवरीथिंग, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन ले लीजिए और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। हमारा पूरा डीप ओशन मिशन जो है वो इसी कंटेक्स्ट में है। उसके बाद जो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो पानी होता है उसको हम कहते हैं हाई सीज। और हाई सीज का प्रोटेक्शन ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मरीन बायोडाइवर्सिटी हाई सीज में रहती है, विच इज़ नॉट येट नोन, विच इज़ अनएक्सप्लोर्ड। एज ऑफ नाउ इट इज़ अनएक्सप्लोर्ड। एंड सो अब ये देखिए, आपको दिखाई देगा कि 4.2 मिलियन स्क्वायर माइल्स का ओशन जो है उसको प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट है, राइट। 2030 तक ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अब किस तरीके से ओशंस हेल्प करते हैं क्लाइमेट चेंज को प्रिडिक्ट करने में, तो ओशन हीट कंटेंट होता है, कितना हीट अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ओशन का पानी का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, ज़्यादा पानी हीट को एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा देर हीट अपने पास रखता है। तो क्लाइमेट चेंज में कहीं ना कहीं ओशन हीट कंटेंट जो है वो एक मेजर होता है। दूसरा सैलिनिटी, खारापन जो होता है पानी का। आप खारे पानी में आप देखेंगे कि क्लाइमेट की वजह से हाई सैलिनिटी लो सैलिनिटी रीजन्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना। और सैलिनिटी जो है पानी का डेंसिटी डिसाइड करता है, जो डेंसिटी की वजह से फिर पानी का सर्कुलेशन होता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ। इवेपोरेशन होता है तो लिक्विड वाटर जो है हाई सैलिनिटी का वो पीछे रह जाता है। और इस तरीके से पूरे वाटर का फ्लो और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट थ्रू ओशन करेंट्स वो इफेक्ट होता है। और फिर वही वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन भी होता है, गर्म पानी ऊपर रहता है, ठंडा पानी नीचे रहता है, ज़्यादा सैलिनिटी है पानी में तो दबेगा नीचे और फ्रेश वाटर ऊपर आएगा। इस तरीके से वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन भी ओशन का होता है, जो कि हीट का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, इन सब का जो एक्सचेंज है वाटर मिक्सिंग में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ओशंस बहुत हद तक हमें क्लाइमेट चेंज का पोजीशन समझा देती हैं, है ना। तो वहाँ पे अपने को ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके से ओशन को कंजर्व करना ज़रूरी है। तो अब इसी में आपने ये चीज़ देखी होगी कि इट्स नॉट ओनली अबाउट टाइटन सबमर्सिबल दैट वी हैड टू कवर। It's not only about Matsya 6,000 superficial facts. These are the kind of information that CLAD consortium knows and believes that people do not know. और हमने कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं किया which is beyond the newspaper. जो भी इस साल भर में, इसी साल या 2022 से लेके अभी तक में जो भी न्यूज़ में आया है, वही इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और क्योंकि सैम्पल पेपर क्लैट के जो 4 आए, उस सैम्पल पेपर में कहीं ना कहीं यही सारी बातों के ऊपर जिक्र हुआ है। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा इस वाले इंडेक्स पे देख लेते हैं। अब इस वाले न्यूज़पेपर में द हिंदू, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स, इन सभी के कंपाइलेशन है साल भर का, जिसमें ये वाले टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को देखेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को देखेंगे, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्ट्री, इंडिया इजिप्ट रिलेशंस, मैनावाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। लेकिन अपने स्प्रिंट टू क्लैट के पहले पैसेज नंबर 13 को देख लेते हैं, जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। It is this historic inspiration that needs to be invoked while aiming for greater bilateral relevance and substantiality, sorry. While the past century of contacts produced plenty of goodwill and verbal shibboleths, from decolonization to non-aligned movement, and Egyptians' Bollywood frenzy to the addition of lilting Egyptian music in Indian scores, they have delivered little of substance. Which means that in this particular scenario, it is telling you that very cordial relations exist between the culture of Egypt and the culture of India. Both these cultures and countries are very much relevant for each other. A lot of goodwill is there, but nothing concrete is there. India's trade with the most populous Arab country stood at 6,061 million in 2022-23, which has declined over the previous year. A third of it was petroleum related, which all the more indicates that it's a burden for India. And when India will move to more renewable sources of energy, it might not to continue its relation with Egypt. So petroleum should not be the only reason of linkage between India and Egypt. That is what the passage is also trying to indicate. India was Egypt's sixth largest trading partner, but Egypt was India's 38th, which all the more shows that Egypt is not in priority with respect to Indian trade and commerce. Indian investments in Egypt were spread over 50 projects totaling 3.15 billion, half of the sum contributed by a single company.
Egypt has merely invested 37 million, which means that Egypt do not have that much potential of investment in India. There are less than 5,000 Indians in Egypt, one fifth of them, thousands being the students. There is an underperformance of bilateral ties. It's not because of bilateral institutional mechanisms, but because of the efficacy and the sense of purpose, which means that India and Egypt wants to establish relations, but the question is why? For what good purpose? India has a joint commission, a foreign office consultation, and at least 9 joint working groups. Defense and External Affairs Minister visited Egypt during the past year. It had bilateral summit less than 5 months ago when the Egyptian President Abdul Fattah el-Sisi visited India. All this perhaps attests that both India and Egypt have formidable bureaucracies and public sectors adept at rearranging the chairs on the deck. Now, this was there on June 24th, 2023. Now, which among the following statement is not true for Egypt? You need to tell me the incorrect statement. Egypt is the world's largest importer of wheat. That's very true because entire Black Sea grain initiative that you have heard, right? The entire Black Sea grain initiative was done for the purpose of Egypt itself, isn't it? That you need to remember. Now, in this, that is very true. ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव मैंने आपको बताया है कि पूरा का पूरा ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो है इसी के ऊपर है। और फिर इंडिया एंड इजिप्ट हैव ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन रिलेशंस इन द वर्ल्ड, दैट इज आल्सो वेरी ट्रू। Egypt has sought a $3 billion bailout package from International Monetary Fund. This is also very true. Egypt has sought International Monetary Fund से $3 billion. The Gulf Arab states have agreed to be the guarantor on behalf of Egypt in IMF. Now the point is Gulf Arab states. This is the catch. Actually, it's Gulf Cooperation Council. It's not Gulf Arab states. It's Gulf Cooperation Council. राइट। सो ये तीनों फैक्ट्स इजिप्ट के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो गए। विच अमंग द फॉलोइंग अवार्ड हैज बीन कॉन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? दैट इज ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ पीस फॉर नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Order of the Nile award stands below the Order of Ismail given in Egypt, while Order of Nile is conferred to heads of foreign state, crown princes. Which among the following is true about Order of Ismail? The Order of Ismail is given to people who are serving a lot, and much has been given to British officers, right? Much has been given to British officers. Now, it was the highest civilian honor in Egypt given to British officers serving Egypt. It became obsolete in 1953 when Egypt became a republic. It is the highest civilian honor given to diplomatic officers of the foreign government serving in Egypt. Both B and C are true. Now, in this order of Ismail, what you need to remember that yes, C is correct. It became obsolete in 1953 when Egypt became a republic, right? It was the highest civilian honor in Egypt given to British officers serving in Egypt. That is also very true. That is also very true. So both B and C are correct. Highest civilian order in Egypt given to the diplomatic officers of foreign governments, that is Order of the Nile, right? Which among the following country has conferred the champion of the Order of Logohu to the Prime Minister? Now that's the answer, Papua New Guinea. Which among the following is true about India-Egypt relations? That this particular year, 2023, India and Egypt have elevated their relationship to the level of strategic partnership. They are into strategic partnership, not comprehensive, not security, and not summit level. Who among the following has won the Order of the Nile Award? All of them have won the Order of the Nile Award in Egypt. Prime Minister Modi has given the visit to one of the places in Egypt which paid homage to over 4,300 Indian soldiers who had perished in Egypt and at during World War I. Name the place. The place is Heliopolis Commonwealth Grave War Grave Cemetery. Now, War Cemetery and War Grave Cemetery, if you're confused between B and C, that the confusion is valid, but it is Heliopolis. India and Egypt have historical cultural ties, which among the following is true about Kashi Culture Pathway? Now, Kashi Culture Pathway, the moment you hear, is associated with G20. So, it is a consensus based joint mechanism to promote cultural pathways between India and Egypt. That's not true. It is a consensus driven agreement with respect to cultural association among G20 countries. That's true. B is correct, right? It's not only between India and Egypt. It's also between G20 member countries.
Which among the following statement is incorrect with respect to Egypt as recently seen in the news? Egypt was a guest country inviting G20 summit. That's true. Egypt has a unilateral semi-presidential government structure. That's also true. The largest delta in the world is formed by the river Nile in Egypt. That's factually correct. That's Ganga Brahmaputra delta is the largest in the world. Ganga Brahmaputra is the largest delta in the world. Prime Minister Narendra Modi was the first Prime Minister from India to visit Egypt. That's also correct. Which among the following countries started the non-aligned movement in Belgrade? Now, which are the countries? So, you know that India was there, Indonesia was there, Yugoslavia was there, and Ghana was there. So, let us see, and obviously Egypt तो था ही था. तो ये जो देश हैं ये 1 2 3 4 5 देश आपको देखते हैं कहाँ दिखाई देते हैं. So, this is B that is there. Right? These are the 5 countries which started the non-aligned movement, 1961. Now coming to the Henley passport wala, passage number 12, right? Henley passport index, passage number 12. The Henley passport index is the ranking of all the world's passports according to the number of destinations their holders can access without proper visa. The index includes 199 different passports, 227 different travel destinations. The index is brought about by Henley and Partners. Okay. 2014, India was ranked 76, where Indian passports allowed only 52 countries visa-free access. Now, in 2015, we got elevated to 88th, where visa-free access was only to 51 countries, then demoted to 85th, then elevated to 85th, demoted to 87, elevated to 81, demoted to 82, demoted to 81 in 2021. Now, Japan has been at the topmost position right now. This particular position has been dropped and it has been taken over by Singapore. Singapore has emerged as the most important passport owner where people can travel to the world without any visa. Visa means special permission. Germany, Italy, Spain occupy the second place alongside Japan. There are other countries like Austria, Finland, France, Luxembourg, South Korea, and Sweden. UK has climbed 2 places to occupy the fourth place, and US has continued to downslide, right, at 8th position. Both UK and US jointly held the first place on the index nearly 10 years ago in 2014. Now, Henley and Passport Index is basically created by a private agency who are basically into investment planning. They allow millionaires, they provide financial assistance and advices to millionaires so that these millionaires can buy properties in different countries, isn't it? Move their money into those countries, pay less taxes, and establish themselves there. So, all the perspective of the passport index is not about promoting travel and tourism, but by promoting the member countries to open their, you can say, millionaire market for them for exploitation. This is like based in London, and that is what we can best understand. But Clark is not going to ask you any of it, right? Question is, which among the following is true with respect to Henley Passport Index 2023? India has been ranked 80th in the Henley Passport Index 2023. These rankings are prepared by Henley and Partners, which taking data from IATA. The first edition was released in 2006. All of the above seems to be correct. India was 85th in January. India was 85th in January, but has come down to 80th. Which among the following country has the world's largest emigrant population as per reply given? World's largest emigrant population is with इंडिया, जिसको हम कहते हैं डायस्पोरा. कौन सा डे होता है ये डायस्पोरा डे? प्रवासी भारतीय दिवस. क्या है ये? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी. विच अमंग द, जस्ट अ मिनट. तो गांधी जी की याद में मनाया जाता है ये 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस. तो इमिग्रेंट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा भारत की ही है. Which among the following is India's most preferred destination for immigration as per the reply? So it is यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे पहले, सेकंड पे है कनाडा, फर्स्ट पे कौन है? यूएसए. और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है पढ़ने और इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट की वजह से अमेरिका जाना चाहते हैं.
वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 19 सितंबर को, सॉरी 27 सितंबर को, 27 सितंबर, दैट इज वर्ल्ड टूरिज्म डे, राइट? सो दीज आर द फैक्ट्स जो कि आपने मार्क किए होंगे, जिनके आंसर्स आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये वाले ऊपर हैप्पीनेस वाले तो हमने डिस्कस कर ही लिए थे, है ना? अब जरा चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इसके कंटेक्स्ट। ऑलरेडी ये 1 घंटे का लेक्चर है, आप 2x की स्पीड पे देख रहे हैं तो आपने आधे घंटे तक इसको देखा होगा। बहुत सारे फैक्ट्स हमको पता चले और यहाँ पे भी हम अपने फैक्ट्स को फटाफट डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क निकालता है ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज़ को कंपेयर करते हुए। एक तरीके से ये क्वालिटेटिव असेसमेंट करता है पीपल्स लाइफ प्रोग्रेस एंड वेलबींग का बाय चेकिंग द क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स, which means that the priority of the discussion is with respect to what government is doing and academicians are doing, and how we are assessing and establishing the social economic objectives. So, in what happened in United Nations had adopted at one point of time in July 2011 a resolution called as Happiness Towards a Holistic Approach to Development, which called on the governments to take better measures so that they can also put importance to happiness and the well-being while also continuing social and economic development. Then what happened in 2012, the government of Bhutan had convened a high-level meeting for discussing the well-being and happiness as the new economic paradigm. At that time, the Bhutan's PM was Jigme Thinley. He had accepted the recommendation to appoint a commission on the same. Now, this particular commission that was formed by Jigme Thinley had stated that he would want Secretary General of the United Nations to be a part. But then this particular commission was chaired by the Prime Minister himself, and economist Jeffrey D. Sachs joined him and prepared the first World Happiness Report. Right? Now, what is the way in which they calculate the happiness? That way is called as Cantrell ladder grading operandi. So they give you a set of certain questions and they ask you that you have to mark it from 0 to 10. And the entire purpose of this particular calculation of index is how to compare, let's say, Afghanistan with India, for that matter, North Korea with America. So they say that let us forget that government is there. Let us believe that there is a piece of land where civilians and people are living, humans are living. So what is this particular bare minimum thing that you can expect in a country to happen, which is also very humanistic, and that particular thing will reflect the socioeconomic mindset of the people. Otherwise, if that is also not there, a basic empathy is not there, sympathy is not there, human concern is not there, sadness and happiness is not there, moments of joy is not there, eating together, sharing is not there, then what will happen? This particular thing will create a dystopian kind of environment, dystopia create करेगा. इतना बुरा स्टेट होगा, इतना बुरा हालत होगा कि डायस्टोपिया क्रिएट हो जाएगा. तो डायस्टोपिया इज द बेंचमार्क, राइट? बेयर मिनिमम आप जो आत्मीयता के भाव रखते हो, इंसान के प्रति भाव जो रखते हो, फीलिंग जो रखते हो, वो होनी चाहिए आपके अंदर. वो हैप्पीनेस इंडेक्स को कहीं ना कहीं पसंद है और हैप्पीनेस इंडेक्स इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करता है, राइट? अब इस रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा है कि लॉन्ग टर्म मॉडरेट अपवर्ड ट्रेंड है स्ट्रेस में, वरी में, सैडनेस में, मोस्ट कंट्रीज में, राइट? एंड इन मोस्ट कंट्रीज एंड अ स्लाइट लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ. Slight long-term decline in the enjoyment of life. It has also observed experience of balance, peace, and calm are more prevalent in the Western countries as compared to the countries in the East Asia. Further, the Western countries also experience high levels of satisfaction. Irrespective, majority of the people in almost every country prefer a calmer life to an exciting one, but the preference is no higher in Eastern countries than elsewhere, which means Eastern people still want a lot of satisfaction and happiness, right? It is particularly high in the poorer countries like in Africa, where the actual entire scenario is very low. Now, with respect to the World Happiness Index, Finland, happiest country in the world, India has been ranked as 126th. News published on March 21st, 2023. Now, what is happening? SBI EcoWarp report has stated that India's global happiness index rank should be 48, not 126, right?
For the sixth year, Finland secured the top spot in the World Happiness Index. It was ranked 126 out of 137 countries. Earlier, it was ranked as 136th. Clear है? World Happiness Report was first published in which year? 2012, in which people's own assessment was there with respect to economic and social data. The six factors that were calculated were social support, income, wealth, freedom, generosity, absence of corruption. It assigns a happiness score based on average of data over the 3-year period. And you will find that most of the happiest countries are in the West. Ukraine ranking has been consistently improving. Northern Europe has dominated the top spots with Denmark in the second place while Iceland in the third. So Finland, Denmark and Iceland, it's very simple. It's very easy to remember. You will just remember FDI is in happiness index. Right? Denmark, so Finland at the top, Denmark at the second, and Iceland at the third. FDI countries have topped it, right? Israel is at the fourth position. Where is Israel? Israel is at the fourth position. Despite all odds, Israel is at the fourth position, right? Baltic countries are rising very rapidly towards Western European economic levels. France and Lithuania became the only new country in the top 20. Lithuania became the only two country in the top 20. Afghanistan remains to be at the last. Asian countries like Estonia up from 31. That is what you need to remember, right? And the lowest countries you will find सबसे नीचे अफगानिस्तान है, फिर लेबनान है, फिर सियरा लियोन है, जिम्बाब्वे, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ हो गया, और बोट्सवाना, मालावी और कॉमरोस. अफ्रीकन कंट्रीज लार्जली. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इंडिया का देखिए यहाँ पे हेनले पासपोर्ट में आपको दिखाई देगा कि इंडिया का जो पोजीशन है वो 80th आया है, राइट? दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. नाउ यू विल फाइंड दैट 2006 में जब ये डेटा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जब ये पहली बार आया था तो इंडिया का पोजीशन ऑलमोस्ट 70 में था, ठीक है? और फिर अभी जाके क्या हो गया है, स्टेबलाइज हो गया है 80 पे, right? That is what you need to remember. Now, along with Henley and Partners, the passport index, along with this, there is also another index that they release called as Henley Openness Index, which means how many nations does a country allow visa-free access to. आपका वीज़ा कितने देशों में एक्सेसिबल है वो आपका हेनले पासपोर्ट बताता है. आप कितने कंट्रीज में लोगों को वीज़ा फ्री ट्रैवल करने की अनुमति देते हो वो आपका ओपननेस इंडेक्स बताता है. और उसमें इंडिया की जो पोजीशन है, व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन दिस? 94. इंडियाज पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज 94 आउट ऑफ टोटल 97 रैंक्स विच अलाउड ओनली 4 कंट्रीज वीजा फ्री, ठीक है? नेपाल, भूटान बीइंग वन ऑफ दोस. नाउ अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, पापुआ न्यू गिनी एंड तुर्कमेनिस्तान, these countries in respect of openness are at the lowest. The top 20 most open countries are all small island nations or African states except for Cambodia. There are 12 completely non-open countries that offer visa-free or visa on arrival entry to all 198 participants in the world. That is Burundi, Comoros, Djibouti, Guinea-Bissau, Maldives, Micronesia, Mozambique, Rwanda, Samoa, Seychelles, Timor-Leste and Tuvalu. Gulf Cooperation Council GCC have generally displayed higher than average shifts towards increased openness. That is what you need to remember. Now, Henley Passport Index was released in 2006. India was ranked at 71 position, right? Who leads Henley and Passport? So it is Christian Kalin. This firm was created as of 2020, the world's largest investment migration consultancy. Now, this particular Henley and Passport has changed the citizenship policies of two countries, island countries, Malta and St. Kitts and Nevis. St. Kitts and Nevis and Malta में इतना पैसे वाले लोग इन्होंने बिठा दिए हैं ना वहाँ पे कि उन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी ही चेंज करी है. ये जो डेटा है ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से उठाते हैं, राइट? जो आपको याद रखना है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला फैक्ट है, लंदन बेस्ड पूरा का पूरा ये मूवमेंट चलता है, ठीक है? आप समझ सकते हैं इस बात को.
अच्छा, फिर हमने देखा कि यार इंडिया से ना बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो इंडिया से जो वीज़ा होता है, जो एम्प्लॉय काम करने वाला वीज़ा होता है, उसको H1B वीज़ा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। H1B वीज़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिलेटेड है, जहाँ पे हमारे लोग अगर नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर जा रहे हैं तो उनको कौन सा वीज़ा इशू होगा? H1B वीज़ा इशू होगा, राइट। टॉप 5 origins of international migrants is India, followed by Mexico, then we have Russia, then China, then Syria. इंडिया का कोई तोड़ ही नहीं है, 18 मिलियन पीपल गो आउट एवरी ईयर, राइट। सो माइग्रेशन इज नॉट ए वेरी रिसेंट फिनोमेना, ये होता आया है 1834 से लेके 1937 तक, ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दौरान 30 मिलियन पीपल हमारी टेरिटरी को छोड़ के गए और बाहर माइग्रेंट वर्कर बन के गए। It is the top origin country with nearly 1.8 crore people living outside their homeland. Mexico ranks behind India, right? Then followed by Russia and China. As per which report? The World Migration Report of United Nations International Organization for Migration. Very important fact. Very, very important fact, right? This is what you need to remember. The data provided by the government shows that nearly 17.5 lakh Indians acquired the citizenship as well of another country since 2011. Right? In 2011, this number was only 1.22 lakh. Those who were giving up citizenship of India and taking up citizenship. Ideally, इंडिया में आप अगर बाहर की कोई नागरिकता ले लेते हो किसी देश की, तो भारत देश की नागरिकता अपने आप खत्म मानी जाती है, राइट। कोविड के दौरान थोड़ा सा कह रहे हैं कि नागरिकता सरेंडर करने में थोड़ा सा रुकावट आई थी, लेकिन 2021 के बाद से अपवर्ड टिक आया है और नियरली अराउंड 2020 में 2.25 लाख सिटीजन्स, राइट, फॉरेन कंट्री के बन गए और हमारे देश का नागरिकता छोड़ दी। द नंबर हैज़ गॉन डबल सिंस 2011। नाउ व्हाट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन दैट दे हैव? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, followed by Canada, followed by Australia, and followed by UK, right? Now you can see that to United States of America since 1980s to 2021, the number of immigrants are continuously increasing and increasing. Similarly, World Tourism Day is celebrated on 27th of September. That is what you need to remember. What is the theme for the World Tourism Day? That is tourism and green investment. Tourism Day, tourism and green investment. Are we clear with this fact? All right, let me take you to the next part of the discussion. And that discussion is with respect to the grand revival on India Egypt ties. Now, we will understand this particular thing. What are the salient features of India Egypt ties? Because we have just discussed these questions of Egypt, and we are going to discuss India Egypt ties in a very, very short format. नाउ इंडिया इजिप्ट के रिलेशन में सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि इजिप्ट जो रीजन में लाई करता है ना, उसको अब हम लोग मिडिल ईस्ट नहीं कहते हैं, उसको नया टर्म देते हैं वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन। अब वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन में आप देख सकते हैं कितनी सारी कंट्रीज आती हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यानी पूरा एससीओ का रीजन, लगभग लगभग एससीओ का रीजन, ईरान, टर्की भी आ जाता है, टर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन, साइप्रस, लेबनन, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, इजराइल नहीं आता इसमें, देखिए इजराइल नहीं लिखा हुआ है, साइप्रस, लेबनन, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, टूनीसिया, मोरक्को एंड मॉरिटानिया। इतने सारे देश किस में जाते हैं? वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में, वाना रीजन। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी हो चुकी है। और देखिए 27 जून 2023 का ये क्या आया है? एडिटोरियल आया है। इन कंट्रीज़ ने आपस में फ्रेंडशिप ट्रीटी 1955 में साइन करी थी। इंडिया ने इजिप्ट को सुएज कैनाल क्राइसिस में सपोर्ट किया था 1956 में, ये इसराइल हमास के वॉर से भी रिलेटेड है। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर 1961 में नॉन अलाइन मूवमेंट भी चालू किया। दोनों कंट्रीज़ G77 ग्रुपिंग, जो कि साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं, G77 ग्रुपिंग। वाना डिवीजन जो है वो इंडिया का ट्रेड वाना डिवीजन में 19 कंट्रीज में है,
राइट, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये सभी रीजन जो ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद बना और आफ्टर द क्रिएशन ऑफ इसराइल जो है, इनमें कंसोलिडेशन हुआ है काफ़ी ज़्यादा। अभी इस पर्टिकुलर रीजन में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है राइज ऑफ टेररिज्म है, इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है, और ईरान सऊदी अरेबिया का प्रॉक्सी वॉर चलता रहता है। राइट, दो तरह की वहाँ पे ट्राइब्स हैं, अरब्स और बर्बर्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने जब इराक में इन्वेड किया था 2003 में, इस्लामिक स्टेट, अरब स्प्रिंग 2011 का, जिस तरीके से सिविल वॉर बढ़ा, और सीरियन सिविल वॉर, लीबियन सिविल वॉर, इराक सिविल वॉर और यमनी सिविल वॉर, ये सभी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स में देखा जाता है। वाना इंस्टीट्यूट जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन की सस्टेनेबिलिटी के लिए है। इसको कभी कभी मैना रीजन के नाम से भी कहा जाता है, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। पर मिडिल ईस्ट जो है वो यूरोपियन पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि उनके लिए वो एरिया मिडिल ईस्ट था। राइट, 100 साल पुराना ये टर्म है। अब इस टर्म को हम लोग मिडिल ईस्ट यूरोप के पर्सपेक्टिव से नहीं कहते हैं, क्योंकि यूरोप के बियॉन्ड भी क्या है, दुनिया बन चुकी है। अब इस पूरी पूरी पोजीशन में जो है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कुछ पैटर्न्स हैं डेवलपमेंट के। राइट, जिसमें टर्की जो है, टर्की का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ रहा है, गल्फ स्टेट्स का रिसोर्स होल्डिंग बढ़ रहा है, और इसराइल और ईरान के बीच में जो हॉस्टिलिटी है, उसके बीच में जो पूरा है पूरा वाना रीजन को अफेक्ट कर सकता है। ये आपको दिखाई देगा कि जब हमने लास्ट ईयर अब्दुल फतेह अल सीसी को रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट की तरह बुलाया था, ये तब की फोटोग्राफ है। और कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया और इजिप्ट ने काफ़ी हद तक एक दूसरे का साथ दिया था नॉन अलाइंड मूवमेंट को स्टार्ट करने में। राइट, इंडिया ने लास्ट ईयर इजिप्ट को वीट सप्लाई करने का डिसीजन लिया, विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ दैट वीट, विच वॉज ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। और जब तक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव नहीं आया, तब तक न्यू दिल्ली ने कायरो की, इजिप्ट की कैपिटल कायरो, उसकी मदद करी। दोनों कंट्रीज के बीच में ग्रीन एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स और डिफेंस, एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी, एंटिक्विटीज और कंपटीशन लॉ में काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अल हकीम मॉस्क और इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती में भी गए टू अटेम्प्ट डिस्पेल द मिसगिविंग्स अबाउट हिज गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स द मुस्लिम वर्ल्ड। प्रेसिडेंट अल सीसी ने रिपब्लिक डे को इजिप्ट के हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल से भी मिस्टर मोदी को नवाजा, और इजिप्ट को इंडिया ने स्पेशली इनवाइट किया G20 समिट में सितंबर में। इन लोगों ने मल्टीलैटरल इश्यूज में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इजिप्ट के आस पड़ोस में इसराइल सऊदी अरेबिया है, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी में इंडिया इजिप्ट की काफ़ी मदद करता है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इजिप्ट ने ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है इस साल। राइट, केप टाउन साउथ अफ्रीका में जो समिट हुई है ब्रिक्स की, उसमें इजिप्ट ने ज्वाइन किया है। राइट, इंडिया और इजिप्ट के टाइज जो हैं वो काफ़ी हद तक फ्यूचर और इकोनॉमी अपनी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना चाहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, इजिप्ट सीक्स टू बूस्ट IMF लोन ओवर 5 बिलियन, 5 बिलियन तक का है टोटल, 24 बिलियन तक का लोन जो है वो ले चुका है। पाकिस्तान जो है इज सेट टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट डेटर, विच इज़ द लार्जेस्ट डेटर ऑफ IMF। अर्जेंटीना सबसे ज़्यादा टॉप पे और इजिप्ट सेकेंड रैंक पे है, पाकिस्तान फोर्थ लार्जेस्ट हो चुका है। राइट, तो थर्ड प्लेस पे कौन है? थर्ड प्लेस पे यूक्रेन है। पाकिस्तान अभी तक फिफ्थ पोजीशन पे था, इक्वेडोर फोर्थ पोजीशन पे था, लेकिन अब पाकिस्तान इक्वेडोर को हटा के खुद फिफ्थ पोजीशन पे होने वाला है। राइट, दैट इज ऑल्सो द न्यूज़ दैट यू विल रिमेंबर। वैसे तो टोटल लोन पूरा $3 बिलियन कमाना है, लेकिन टोटल एक्सटेंड हो जाएगा $5 बिलियन तक। ऑर्डर ऑफ द नाइल की बात करें, ऑर्डर ऑफ द इस्माइल की बात करें, ऑर्डर ऑफ द नाइल की बात करें, तो ऑर्डर ऑफ इस्माइल जो है 1950 में सुल्तान हसन कामिल ने सेटअप किया था, जिन्होंने कंट्री को यूजफुल सर्विस दी है। राइट, उस टाइम पे ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये अवार्ड दिया जाता था। ऑर्डर ऑफ द नाइल की बात करें तो अगेन उसको भी 1915 में स्टैब्लिश किया गया था, जहाँ पे बाहर के लोगों को ये अवार्ड दिया जाता था, हाईएस्ट स्टेट ऑनर है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब उसमें जो मेन कम्युनिटी है इजिप्ट में, इंडिया की कौन सी कम्युनिटी है जिसने काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग किया, इंडिया के लिए काफ़ी वेलकमिंग था इजिप्ट में? So during the stay here, Prime Minister will give the visit to Heliopolis War Memorial. This memorial has been erected by the Commonwealth. It is commemorating 379 Indian soldiers who laid down their lives in various battles in Egypt during the First World War. They were essentially defending Egypt from attacks from the Ottoman forces. आज़ादी ऑटोमन के अगेंस्ट। 11th सेंचुरी का अल हकीम मॉस्क, जिसको दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने क्या किया है, रीस्टोर किया है। ये इंडिया की कम्युनिटी है, बोहरा कम्युनिटी। राइट, फातिमिद डायनेस्टी के दौरान उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। द बोहरा कम्युनिटी इन इंडिया एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फातिमा डायनेस्टी
and they have renovated the mosque from the 1970s onwards. There is a memorial of over 600 Indian soldiers who laid down their lives in the Yemen war, in the First World War. So it is a very moving moment when the Prime Minister will visit and he will acknowledge the sacrifice made by Indians in the for the international peace. That is what the Foreign Secretary has stated. Now, coming to the Kashi cultural pathway, so G20 nations on August 26 have arrived at a consensus that cultural issues, that destruction of cultural heritage should not be there during the conflict and the wars. Illicit trafficking of artifacts should not be there. कल्चरल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन होना चाहिए, राइट। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी भी तरीके से कल्चर को मत करें। तो G20 कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, चौथी मीटिंग हुई, फाइनल मीटिंग हुई वाराणसी में, और वहाँ पे उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव साइन किया उसको कहा गया काशी कल्चर पाथवे, राइट। और साथ में एक म्यूज़िक इवेंट भी हुआ, सुर वसुधा करके म्यूज़िक इवेंट हुआ, जहाँ पे सभी कंट्रीज़ के जो रिच म्यूज़िकल नॉलेज वाले हैं, हेरिटेज है, वो सब एक ऑर्केस्ट्रा बना के संगीत हुआ वहाँ पे, राइट। और थीम थी कल्चर यूनाइट्स ऑल, राइट। यहाँ पे ये बात की गई है। पहली जो सबसे पहली कल्चर की मीटिंग हुई वो खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई, उसके बाद भुवनेश्वर में हुई, तीसरी हम्पी में हुई, चौथी बनारस में हुई, राइट। और कहीं ना कहीं सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर बात की जाती है यहाँ पे। अब क्योंकि इजिप्ट और इंडिया नाम समिट से भी रिलेटेड है, नॉन अलाइन मूवमेंट से भी रिलेटेड है, तो हमारे लिए ये भी टॉपिक हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 में फाइनली स्टैब्लिश किया गया। इसकी जो नींव रखी गई थी वो बैंडिंग प्रोसेस 1956 में रखी थी। इंडिया, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट और कुछ और कंट्रीज जिसमें घाना शामिल है, राइट। इसका इनॉग्रेशन 1961 में किया गया। अभी तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो नाम समिट को अटेंड करते थे। 1979 में पहली बार चौधरी चरण सिंह, क्योंकि हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो उस टाइम पे नहीं गए। 2019 में नरेंद्र मोदी ना जाके उन्होंने हामिद करजई, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको भेजा। जोसेफ जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया से, गामेल अब्दुल नासिर इजिप्ट से, जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, क्वामे नक्रूमा घाना से और सुकारनो इंडोनेशिया से, इन लोगों ने मिलकर नॉन अलाइन मूवमेंट की नींव रखी थी, जो कि कुछ 5 देशों ने रखा था। आज वो ग्रुपिंग बढ़ के 120 कंट्रीज में हो गई है। और यही कंट्री में इंडिया कह रही है कि देखिए ये नॉन अलाइन मूवमेंट वाली कंट्रीज जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT को अडॉप्ट करने में मदद करे, साथ दें हमारा। 1996 में ये इंडिया ने प्रपोजल रखा था, क्योंकि 120 कंट्रीज हैं नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट है, राइट। 120 कंट्रीज नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस अपने आप में। अजरबैजान और फिजी जो है ये अभी सबसे रिसेंटली ज्वाइन किया है इन्होंने मूवमेंट को 2011 में। अजरबैजान और बेलारूस जो है जिन्होंने 1998 में ज्वाइन किया था, ये ओनली नॉन मेंबर्स हैं फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, राइट। अदरवाइज यूरोप का कोई मेंबर आपको नहीं दिखाई देगा। 2023 में नाम समिट अजरबैजान में हो रही है, राइट, बाकू के सिटी में, which aim to discuss the COVID-19 pandemic and post-pandemic global recovery. President of Azerbaijan, Ilham Aliyev, is the chairman of NAM. This is 120 NAM organization वाला country. Grouping 120 countries. नॉन अलाइन मूवमेंट में अपना पार्लियामेंट्री नेटवर्क क्रिएट किया है और नाम यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है 2022 में स्टैब्लिश किया अंडर विच अकॉर्ड्स, शूशा अकॉर्ड्स। तो शूशा अकॉर्ड्स, बैंडंग प्रोसेस और बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस तीनों किससे रिलेटेड है? नॉन अलाइन मूवमेंट से, जहां पे ईयर आपको दिखाई देगा 1961। क्लियर है? और बाकी सारी चीज़ों को यही है कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं अपने आप को अडाप्ट करे नई सिक्योरिटी नीड्स से। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है चेंज हो रहा है। मल्टीलैटरलिज्म अंडर अटैक है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी नॉर्म्स में दो तरफा होने की बात कर रहे हैं, तो नॉन अलाइन मूवमेंट एक थर्ड फोर्स की तरह आता है, ये याद रखिएगा, राइट। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। अच्छा, G77 क्या है? तो ग्रुप ऑफ G77 1963 में क्रिएट किया गया एक ऐसा बॉडी है बेसिकली जो कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब सभी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कॉन्फ्रेंस के बारे में भी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कॉन्फ्रेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ये नींव है एक्चुअली। ब्रंटलैंड कमीशन की अपनी रिपोर्ट आई थी आर कॉमन फ्यूचर, जिसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, 1987 में, जिसने यूनाइटेड नेशंस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने आपस में मिल के निकाला था, राइट।
right? Now the point is, Gro Harlem Brundtland, he was the former Norwegian Prime Minister who had created this report and कहा कि कंट्रीज जो हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 का जो हुआ है, हमें बेसिकली क्या करना है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स और डेवलपमेंट को दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, ऐसा पहली बार कहा गया। अभी जो बात हो रही है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के ऊपर देखिए, सितंबर 23 को 2023 को एक्सप्लेन्ड आया है, नो योर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो ये क्या टर्म है? तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 है, इनको पहले मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता था, अब ये 17 हो गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हमारी लाइफस्टाइल जिस तरीके की होती है ना, उसमें हर प्रोडक्ट का, हर चीज़ का एक कार्बन फुटप्रिंट होता है, फूड फुटप्रिंट होता है, हाउसिंग फुटप्रिंट होता है, और गुड्स एंड सर्विसेज फुटप्रिंट होता है। ये चारों फुटप्रिंट मिला के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बनते हैं। जैसे इन द वॉइस ऑफ लेस्टर ब्राउन की बात करें, जिन्होंने वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट फाउंड किया है, अर्थ पॉलिसी इंस्टीट्यूट फाउंड किया, उन्होंने कहा है कि दिस प्लैनेट डज नॉट बिलोंग टू अस, इट हैज नॉट बीन पास्ड ऑन फ्रॉम आवर फॉर्मर जनरेशन, बट रादर वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ये सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया है रियो प्लस 20 समिट 2012 में, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, राइट? Moving to the next part of this particular series, I guess सभी कुछ डिस्कस कर लिया है। कुछ छोटी मोटी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसी मंथ में इंपॉर्टेंट थी। इंडिया ने टीबी ड्रग पेटेंट एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट करी है रिसेंटली। पेटेंट का न्यूज़ है तो किस कंपनी का है, कौन सी कंपनी है? जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन ने एक बेडाक्यूलिन नाम का जो दवाई है उसको पेटेंट करा के मैन्युफैक्चर करने की बात की, इंडिया ने पेटेंट डिनाई कर दिया और कहा कि ये जेनरिक दवाई है और हमारे यहाँ पे बेसिकली टीबी का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उसको आपको पेटेंट करने नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जो सॉल्ट है वो आपने एक टाइम पे पेटेंट करा था, बट अब पेटेंट एक्सपायर कर गया है, तो अब वो जेनरिक मेडिसिन की तरह हम उसको यूज़ करेंगे, आपकी मोनोपोली हम चलने नहीं दे सकते। कोविड का जो नया वेरिएंट आपको देखने को मिला वो XBB.1.16 था, जिसके इंसिडेंसेस केरला में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, केरला और महाराष्ट्र में। तो उसके बाद इंडिया ने वार्निंग इशू करी थी। तो ये न्यू कोविड वेरिएंट है, वो भी फैक्ट चेक की तरह आप याद रखेंगे। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली है। अब अगले अपने सेट ऑफ वीडियोस में हम आगे चर्चा करने वाले हैं इंडिया फ्रांस के पैसेज को, इंडिया जापान के पैसेज को, इंडिया श्रीलंका के पैसेज को, OECD कंसर्न्स फॉर इंडिया को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट को। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, राइट? फिर अफ्रीका में मिलिट्री कू हुआ है, तो अफ्रीका के मिलिट्री कू के ऊपर सारी चीज़ें, नाटो को नए सदस्य मिले वो वाली समिट देखेंगे, थर्ड फिपिक समिट हमारे ऊपर देखेंगे, और हमारा स्प्रिंट टू क्लैट का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्प्रिंट टू क्लैट के अगर आप लास्ट पार्ट्स में जाएंगे तो आप प्लीज़ उसको बहुत डिटेल में पढ़िएगा। देखिए, लास्ट स्प्रिंट टू क्लैट के यही तो ब्यूटी है स्प्रिंट टू क्लैट की, कि इसके बियॉन्ड आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको यूज़ कर लिया। आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है वो यहाँ पे उस PDF में ऑलरेडी दिया हुआ है सब कुछ। आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3, निसार सैटेलाइट मिशन के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है ये सब आपको यहाँ पे पॉइंटर्स की तरह से दिया है। नासा का डार्ट ले लीजिए, डाविंची ले लीजिए, वेरिटास ले लीजिए, कोई भी मिशन ले लीजिए, फर्स्ट अरब पर्सन टू डू द स्पेस वॉक एंड ऑल, ये सब आपको स्प्रिंट टू क्लैट के थर्ड वर्जन में दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ से काफ़ी कुछ अपना स्पेस का जो भी न्यूज़ है वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। स्पेस ही नहीं, स्पोर्ट्स भी काफ़ी हद तक स्प्रिंट टू क्लैट के पार्ट 3 में हम लोगों ने रिलीज़ कर दिया है पब्लिक के लिए, और आप उसको पढ़ के स्पोर्ट्स का जेनरिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर सकते हैं। तो जैसे होता है ना, स्टूडेंट्स को चाहिए रहता है कि यार रैपिड रिवीजन के लिए हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, तो क्वेश्चंस के फॉर्मेट से जितनी कंट्रीज जितनी भी चीज़ें हम करा सकते हैं वो हम करा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें रह जा रही हैं वो डॉक्यूमेंट है आपके पास, प्लीज़ आप उसको रीड करिए और अपने कंटेंट को एनरिच करिए और फटाफट रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 190 तक मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और क्वेश्चन नंबर 190 तक मैं आपको ये सारी चीज़ों को कवर करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सही लगा होगा ये पॉइंट हमारा, और हम अगले वीडियो में आपसे कल फिर जुड़ेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप रिवाइजिंग, कीप वर्किंग हार्ड।
इस टाइम पे मॉक्स को कम लगाइए, मॉक मत लगाइए, मॉक लगाना कम कर दीजिए, सेक्शनल प्रैक्टिस करिए, फ्लो में बने रहिए और जीके को सबसे ज़्यादा रिवाइज करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलता हूँ आपसे।